नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंट में जो यूपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ-साथ ही एडी यानी एडी सिस्टम का जो एग्ज़ाम हुआ था, साथ ही डीपीए यानी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, प्लस जो ट्रेनिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो इन दोनों के रिटन एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो इन तीनों एग्ज़ाम पे दोस्तों हम लोग जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख रहे थे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज़ में भी देख लिए हैं। इवन ये वाला क्वेश्चन भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि स्विच कैन क्रिएट ए ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, यहाँ पे आई बटन पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ पाएँ और प्रीवियस वाले को भी समझ पाएँ। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफ़िकेशंस आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एक ट्रांज़ैक्शन है जो कि अपडेट करता है 10,000 रोज़ एंड होल्ड लॉक ऑफ फॉर 20 मिनट्स। बेसिकली क्या कर रहा है कि 10,000 रोज़ उसमें ट्रांज़ैक्शन में है, यानी कि 10,000 रोज़ एक साथ अपडेट हो रही है और उसमें लॉक लग जाता है बिकॉज़ ऑफ दैट अपडेट फॉर 20 मिनट्स। ड्यूरिंग दैट टाइम सेवरल सेलेक्ट क्वेरीज़ बिकम स्लो। उस टाइम पे जो भी सेलेक्ट क्वेरी होती है, वो थोड़ी-सी स्लो परफ़ॉर्म करती है, ठीक है। हाउएवर नो डेडलॉक्स आर रिपोर्टेड। व्हाट व्हाट कुड बी हैपनिंग? ऐसा क्यों हो सकता है? भई यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है कि एक साथ 10,000 रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। 10,000 रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो जो मेरा सेलेक्ट ऑपरेशन है वो थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, ठीक है। बट आप देख पा रहे हैं कि कोई डेडलॉक ऑकर नहीं हुआ है। डेडलॉक ऑकर नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं अगर डेडलॉक ऑकर नहीं है। तो आप यहाँ पे इंटरव्यू में इस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉक कंटेनाइज़ेशन की प्रॉब्लम आ सकती है बेसिकली। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप कुछ एक ट्रांज़ैक्शन पे अपडेट क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा ट्रांज़ैक्शन है उस पे सेलेक्ट क्वेरी परफ़ॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर अपडेट नहीं है, तो वो जो है वो अपडेटेड रिकॉर्ड शो नहीं करता है। सेकंड इसका रीज़न इंडेक्सिंग भी हो सकता है। अगर आपने इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं करी है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, ठीक है। थर्ड एक इसका कांसेप्ट होता है जनरेट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अगर स्टैटिस्टिक्स अपडेट नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिक्स भी आपको अपडेट करनी रहती है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वीडियो भी यहाँ पे आई बटन पे मैं दे दूँगा, तो वो जाके आप इज़ीली समझ लीजिएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब कभी भी हम लोग ट्रांज़ैक्शन पे मल्टीपल ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, तो जो करंट इंडेक्स होती है या जो करंट रो होती है, वो अपडेट हो जाती है, दूसरी वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है, बट इंडेक्स जो है वो ब्लोटेड रहती है। ब्लोटेड का मतलब ये होगा कि लाइक वो प्रीवियस वाली वैल्यू को ही पॉइंट करती है। तो उस केस में भी जो प्रॉब्लम थोड़ी एक हो सकती है अपडेट के केस में, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो इस टाइप से आप 3-4 रीज़न ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर्स को, अगर वो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको बता भी देखा है कि लॉक कंटेंशन से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, और ब्लॉकिंग ऑफ रीडर्स यानी डिपेंडिंग ऑन अगर आइसोलेशन लेवल प्रॉपर नहीं है, यानी कि ट्रांज़ैक्शन अगर आइसोलेटेड नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैश प्रेशर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर स्टैटिस्टिक्स अपडेट नहीं है, तो कैश प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। और आईओ ड्यू टू वर्ज़न मेंटेनेंस के कारण जो इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके तो, या किसी और क्वेश्चन को लेके आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों। अभी बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ए टेबल कंटेन 100 मिलियन रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्स एक्सिस्ट ऑन एम्प्लॉयी आईडी। ए क्वेरी यूजिंग एम्प्लॉयी आईडी स्टिल परफॉर्म्स अ सीक्वेंशियल स्कैन। ये कह रही है कि सीक्वेंशियल स्कैन परफॉर्म कर रही है। व्हाई माइट द ऑप्टिमाइज़र इग्नोर द इंडेक्स? भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे पास मान लो 100 मिलियन रिकॉर्ड है, ठीक है? तो 100 मिलियन रिकॉर्ड है, अब मैंने उन पे फैच किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और वेयर एम्प्लॉयी आईडी इज़ समथिंग, वेयर एम्प्लॉयी आईडी इज़ इक्वल्स टू मे बी 100 मान लो, ठीक है? जब वो 100 मिलियन रिकॉर्ड फैच कर रहा है, तो क्योंकि मैंने इंडेक्स बना रखी है एम्प्लॉयी आईडी पे, उसके बाद भी वो एम्प्लॉयी आईडी इंडेक्स को यूज़ नहीं करके सीक्वेंशियल स्कैन यानी कि फुल स्कैन कर रहा है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? यानी इंडेक्स को उसको यूज़ करना चाहिए बट फिर भी इंडेक्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका आप आंसर अगर इंटरव्यू को देना चाहें तो इस हिसाब से दे सकते हैं कि जब कभी भी 100 मिलियंस या फिर लार्ज यूँ कहें हम लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हम लोग फैच करते हैं, ठीक है? तो वो जो फैच करते हैं हम लोग उस केस में अगर हम इंडेक्स यूज़ करेंगे, इंडेक्स जनरली होता है कि मे बी 20% और 25% ऑफ डेटा को फैच करने के लिए ताकि हम उसको फास्ट फैच कर पाएँ। बट अगर आप इंडेक्स को यूज़ करेंगे फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, बेसिकली इसका कांसेप्ट ये होता है कि इंडेक्स जो होता है वो किसी एक डेटा को यहाँ पे पॉइंट करता है। मान लो डेटा यहाँ पे एक्सिस्ट है
और उसका पॉइंटर यहाँ पे इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पोजीशन है। अब अगर वो हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे जाएगा, बट जबकि मेरा जो नंबर ऑफ फैच है वो 100 मिलियन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है जो मुझे फैच करने हैं। तो अगर वो हर एक वैल्यू के लिए इसको यहाँ पे फैच करने जाएगा, तो ये क्या होगा कि डबल उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, 2 टाइम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? और उस प्रोसेसिंग से क्वेरी फ़ास्ट होने की बजाय स्लो हो सकती है। इसलिए जब कभी भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को फैच करना होता है, तो कई बार वो सीक्वेंशियल जो सर्च है उसको प्रेफ़र करता है, क्योंकि उससे ईज़ी फैच हो सकता है रादर दैन यूज़िंग इंडेक्सिंग। तो एक रीज़न इसका ये हो सकता है। दूसरा रीज़न आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि कई बार डेटा अगर मेरा सेम क्वेरी बार-बार फैच हो रही है, तो कैशे में डेटा स्टोर होता है, जिस वजह से भी इसको ईज़ी सीक्वेंशियल स्कैन के थ्रू फैच करना ज़्यादा ईज़ी रहता है, एज़ कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर प्राइमरी इंडेक्स के थ्रू फैच करना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। देखो जैसे यहाँ पे कुछ रीज़न्स बता रखे हैं, 2 या 3 रीज़न भी बताएँगे तो मोर देन इनफ होगा। बट यहाँ पे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। मोस्टली जो मैंने रीज़न आपको बताया यहाँ पे ऊपर कि इंडेक्सिंग वाला, कि इंडेक्सिंग में होती थोड़ी स्लो हो सकती है उस केस में। वही यहाँ पे दे रखा है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ रोज़ बीइंग फेच्ड, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ रोज़ जो है वो फेच की जा रही है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ रोज़ फेच होने के कारण इंडेक्सिंग जो है वो डबल 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसलिए इंडेक्सिंग को अवॉइड करके हम लोग सीक्वेंशियल स्कैन को यूज़ करते हैं। और दूसरा आउटडेटेड स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स मेरी अगर अपडेटेड नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, और इवन पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ वीडियो पे। और अगर सेलेक्ट क्वेरी अगर प्रॉपर नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सबसे बड़ा इश्यू एक दोस्तों इसमें ये भी रह सकता है कि टाइप मिसमैच का इश्यू हो सकता है। लेट्स सपोज़ कि आपकी जो आईडी वाला कॉलम है, वो एज़ ए कैरेक्टर स्टोर है या एज़ ए वैरचर स्टोर है, ठीक है? कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर है। बट जब आप इसको फैच कर रहे हो, तब आईडी इक्वल्स टू लेट्स सपोज़ 9899 आप आईडी दे रहे हो, एज़ ए इंटीजर पास कर रहे हो। तो उसको एवरी टाइम क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा वैरचर में। तो ये भी एक थोड़ा प्रोसेस मेरा स्लो हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए भी सीक्वेंशियल स्कैन्स को फॉलो किया जा सकता है। और अगर किसी इंडेक्स कॉलम पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं आप, लाइक लेट्स सपोज़ कि मैक्स ऑफ आईडी आप निकाल रहे हैं, ठीक है? और उस केस में भी क्या होगा कि फंक्शन अप्लाई करने के कारण अगर आप इंडेक्स यूज़ करेंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इवन मेरी क्वेरी जो है थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ऐसे आप करके इंटरव्यू को इस टाइप से बता सकते हैं। तो मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा दोस्तों आपको, कमेंट करके आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं पीडीएफ के सारे क्वेश्चन्स आपको शेयर कर दूँगा। सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं होता है वीडियो में, बट जितने क्वेश्चन्स मैं पॉसिबल होंगे वो मैं करा दूँगा आपको। अदरवाइज़ यू कैन रीड इट फ्रॉम पीडीएफ ऑल्सो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो सपोज़ अ रिलेशन आर दे रखा है एबीसीडी और इसमें फॉलोइंग डिपेंडेंसी दे रखी है। व्हिच एट्रिब्यूट डिटरमाइन ऑल अदर? कौन सा एट्रिब्यूट जो है वो सभी को डिटरमाइन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कई बार थोड़ा इजी क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का लेवल चेक करने के लिए या यूँ का आपके के जो कंसेप्ट है उसको चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पूछा था कि कौन जो एट्रीब्यूट है इनमें से वो सभी अदर एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। तो आप देख पा रहे हैं ए से बी डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है? और फिर मेरा बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है? तो ए से बी हो रहा है और बी से सी हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए से सी हो सकता है क्या डिटरमाइंड? जी हाँ, ए से सी हो सकता है। फिर मेरे पास अगली डिपेंडेंसी आ रही है सी से डी की आ रही है। तो ए से सी डिटरमाइन हो रहा है और सी से डी डिटरमाइन हो रहा है। तो ए से डी डिटरमाइन हो सकता है क्या? जी हाँ, ए से डी भी डिटरमाइन हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ए से मैं बी को भी डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, सी को भी कर पा रहा हूँ, डी को भी कर पा रहा हूँ। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही सकता है, यानी ए से ए भी डिटरमाइन हो सकता है। तो ए जो है वो सभी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, यानी ए से ए, बी, सी, डी सभी डिटरमाइन हो रहे हैं। इसलिए ए क्लोज़र भी क्या हो जाएगा, एक कैंडिडेट की हो जाएगी। ए क्लोज़र जो है वो इसकी कैंडिडेट की हो जाएगी, जस्ट बिकॉज़ ये सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से ये पूछा है कि कौन जो है वो सभी अदर को डिटरमाइन करता है। तो आप इसको इंटरव्यू को ये एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ए जो है वो ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी के कारण सी को भी कर रहा है, और फिर ए से सी होने सी से डी होने की वजह से ए जो है वो डी को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो ए बी को तो ऑलरेडी कर ही रहा है, इसलिए वो सभी को डिटरमाइन कर लेगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ए से बी, सी, डी जो है वो सभी डिटरमाइन हो सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ए सिस्टम एक्सपीरियंस डेडलॉक फ्रीक्वेंटली, ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रपोजेस इंक्रीजिंग लॉग टाइम आउट वैल्यू, इज़ दैट ए गुड सॉल्यूशन? बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक सिस्टम में डेडलॉक फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है। डेडलॉक आप जानते ही हैं, किसी भी साइकिल के कारण, यानी कि एक अगर प्रोसेस मेरा P1 है, वो किसी और प्रोसेस का वेट कर रहा है, किसी और प्रोसेस का वेट कर रहा है, जबकि वो जो प्रोसेस है इससे रिलीज़ होने का वेट कर रहा है। तो ये जो साइकिल बन जाता है इसकी वजह से डेडलॉक अकर होता है। ये तो उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई दोस्तों, ठीक है?
अब ये पूछ रहा है कि ये डीबी यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो लॉक टाइम आउट अगर इंक्रीज़ कर देंगे, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? अगर आप लॉक टाइम आउट इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि जो कंडीशन है, वो कुछ टाइम बाद लॉक होगी। लेट्स सपोज़ अगर अगर अभी 10 मिलीसेकंड बाद लॉक टाइम आ रहा था, तो वो 10 की जगह अगर आपने 20 मिलीसेकंड बढ़ा दिया, तो 20 मिलीसेकंड बाद वो लॉक अकर होगा P1 और P2 के बीच में, और फिर से वो साइकिल अकर होता रहेगा। तो इससे मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व डेफ़िनिट सी बात है नहीं होने वाला है, ठीक है? और ये मेरा सॉल्यूशन भी नहीं है, बिकॉज़ कि ये जो है मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। यानी कि मैं टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा सकता है डेडलॉक अकर होने में, बट डेडलॉक फिर भी अकर होगा ही होगा। तो ये जो है गुड सॉल्यूशन नहीं है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो है इंक्रीज़ करेंगे आप, तो यूज़र विज़िबल एरर्स जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, बट डेडलॉक एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो आप कैसे इसको फिर अवॉइड करेंगे? तो आप उसको सिंपल बोल सकते हैं कि लॉक ऑर्डरिंग इनकंसिस्टेंसी जो है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी लॉक ऑर्डरिंग इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है, किस वजह से लॉक अगर हो रहा है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर लॉन्ग रन ट्रांज़ैक्शन है, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करना चाहें, तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग कॉलम एंड दीज़ थिंग्स। और ट्रांज़ैक्शन का स्कोप अगर हमको एक्सेसिव करना हो, तो वो भी हम करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले अगर आपके डाउट है इस क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, ए डेटाबेस कंटेन्स परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड टेबल अप टू BCNF, yet the application performance poor, should the further normalization to be done? बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि एक आपका जो डेटाबेस है, उसमें टेबल को आपने BCNF फॉर्मेट में रख रखा है। BCNF आप जानते होंगे कि 3NF का भी एडवांस वर्ज़न है। जनरली जो 3NF में जो क्वेरीज़ रहती है, हम लोग की मोर देन इनफ रहती है, बट यहाँ पे BCNF में इन्होंने स्टोर करके रखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि BCNF में स्टोर करने के बाद भी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी पुअर है, तो क्या मुझे फर्दर नॉर्मलाइज़ करना चाहिए क्या? यानी मैं BCNF के बाद तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? 4NF में जाऊँगा या 5NF में जाऊँगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे मना कर सकते हैं कि नहीं, आप फर्दर नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते। BCNF जो आइडियल कंडीशन है, उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, तो उसके कुछ अदर रीज़न्स हो सकते हैं। बेसिकली BC नॉर्मलाइज़ेशन जो क्या करता है, नॉर्मलाइज़ेशन डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ाता है, रिडंडेंसी को कम करता है। ये एक बात हो गई, ये बात आपको पता होगी कि रिडंडेंसी को कम करता है, यानी रिडंडेंट डेटा को मेरा कम हो जाता है। BCNF जो आती है क्वेरी, उसमें मेरा डेटा रिडंडेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिर भी परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप अगर परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, क्योंकि BCNF में नंबर ऑफ टेबल्स काफ़ी बढ़ जाएगी, तो अगर परफॉर्मेंस आपकी पुअर आ रही है और डेटा लोड जो है वो कम है, तो आप इसको डीनॉर्मलाइज़ कर सकते हैं रेदर देन मोर नॉर्मलाइज़, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा, आप इसकी इंडेक्सिंग वगैरह प्रॉपर देख सकते हैं कि प्रॉपर कॉलम पे इंडेक्सिंग वगैरह है या नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक टेबल की जो साइज़ है वो लार्ज है, जबकि दूसरी टेबल की साइज़ काफ़ी स्मॉल है। तो उस केस में भी क्या होता है, जॉइन करने में प्रॉब्लम आती है टेबल्स को। तो ये रीज़न्स आप देख के इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, जैसा इसमें बताया गया कि इश्यू में एक्चुअली रिक्वायर कंट्रोल डिनॉमिनेशन, और मे बी इंटरव्यूअर्स आर चेकिंग कैंडिडेट्स टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजेशन इंप्रूव इंटीग्रिटी। जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रिटी या फिर हम कहें कि रिडंडेंसी को कम करता है, नॉट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। तो दोस्तों, इस टाइप से आप एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में इस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों आपको। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो। देन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।